हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो अब तक इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम जो पढ़ने लग रहे थे वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर चुके थे। साथ ही पहला वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर चुका था। ये हमारा सेकंड वीडियो है सिलेबस पे, और जो टॉपिक है वो हमारा है नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स। किसी बॉन्ड के लिए, किसी मॉलिक्यूल में आपके पास फंडामेंटली मीन्स थ्योरेटिकली कितने एब्जॉर्प्शन बैंड आ सकते हैं आईआर के। तो वो कैलकुलेट करने के लिए ही ये फॉर्मूलेज है इसमें कुछ, राइट। तो अब इसमें क्या है, देखिए टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, लीनियर के लिए। यदि आपको सारा क्रक्स बताना चाहूँ तो देखिए, एवरी एटम और मॉलिक्यूल्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट पोजेस 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब मूवमेंट के, फ्रीडम टू मूव, राइट। सो इफ देर इज एन एटम इन द मॉलिक्यूल, सो देर विल बी टोटल 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। नाउ दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट। वन इज द ट्रांसलेशनल, जो कि मोस्ट ऑफ दोनों ही केस में कितना रहेगा, 3 डिग्री, राइट, 3 degrees of freedom. Thereafter the next degree of freedom is the rotational degree of freedom. So that is different for linear and non-linear के लिए different, right. And last one is the vibrational. तो ये कितने आते हैं वो वन बाय वन देखते हैं। पहला, in the case of non-linear total degrees obvious है 3n है, and out of these 3 the non-linear molecules could be able to move along the 3 directions x, y, z. So that's why total degrees of freedom कितने हैं, 3। और rotational भी 3 है, because every movement would lead to change in the position of atoms, right. So non-linear के पास vibrational fundamental कितने बने, 3n minus 3 minus 3 कितने बने, 3n minus 6. So 3n minus 6 would be the formula for calculating the fundamental vibration modes for the non-linear case. For example, यहाँ देखिए आपके पास बेंजीन है, टोटल एटम्स कितने हो गए, 12. सो 3n minus 6 पुट अप करेंगे, सो 30 बैंड्स शुड बी देयर, नो प्रॉब्लम। लीनियर की बात करें, इन द केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, देखिए आपके पास ये लीनियर मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज। तो यदि आप इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे, देयर वुड नॉट बी एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ एटम्स, कोई चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से देखिए रोटेशनल कितने मोड रहेंगे यहाँ पे, 2, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। सिमिलरली ट्रांसलेशन की बात करें तो मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसलेटेड, सो यहाँ पे रहेंगे 3, तो 3 + 2 वाइब्रेशनल मोड कितने हो गए, 3n minus 5, राइट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं CO2 का। CO2 आपको पता है लीनियर शेप होती है, तो सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। सो थ्योरेटिकली देयर शुड बी 4 बैंड्स, 4 IR बैंड्स आने चाहिए CO2 के केस में, क्लियर है, ओके। सो दैट दीज आर द 2 फॉर्मूलाज जो आपको याद होंगे। और CO2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से CO2 एंड वाटर, इनका पूछा ही जाता है, ठीक है। बिसाइड्स द फंडामेंटल बैंड्स, जो हमने फंडामेंटल बैंड्स पहले देखे हैं, उनके साथ साथ देर आर सम एडिशनल नॉन फंडामेंटल बैंड्स ऑल्सो, राइट। तो कौन कौन से हैं, पहला ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1800 पे आ रही है, 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। सो फर्स्ट ओवरटोन कितने पे आएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिए, दैट इज 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पे। हालांकि इंटेंसिटी शुड बी वेरी वेरी लेस, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी वीक होगी। So such type of peaks or bands are known as overtones, right. So ये दुगने भी हो सकते हैं, तिगुने भी, चौगुने भी, right. नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशनल बैंड्स। नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स 2 बैंड्स का आपस में मिल जाना, राइट। सो कॉम्बिनेशन बैंड क्या है, सपोज कीजिए देयर आर 2 पीक्स, 2 बैंड्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो दोनों मिलकर फिर एक बैंड देंगे और जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी, राइट। डिफरेंस बैंड कब आता है, दिस डिफरेंस मतलब माइनस, राइट। सो सपोज कीजिए एक फंडामेंटल पीक 1000 पे आती है,
एक आपकी आ रही है लेट सपोज 2200 पे, ठीक है, तो एक पीक आपकी 1200 पे भी आएगी। दैट इज़ द डिफरेंस बैंड ऑफ दीज टू फंडामेंटल पीक्स, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाइब्रेशनल कपलिंग और फर्मी रेजोनेंस। दोनों ही एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राइट। ये क्या होता है फर्मी रेजोनेंस इफ द एनर्जी ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन दैट लाइज क्लोज टू एनी ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड। ऊपर आपने पढ़ा ना, सपोज कीजिए किसी बैंड का 800 पे फंडामेंटल पीक थी, तो 1600 पे फर्स्ट बैंड आएगा, राइट। और सपोज कीजिए 1610 पे ही आपका एक और फंडामेंटल बैंड आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों आपस में मिलकर दो पीक्स देंगे विद इक्वल इंटेंसिटी, राइट। सो देयर वुड बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फंडामेंटल वाइब्रेशन टू ओवरटोन। आपको पता है फंडामेंटल वाइब्रेशन तो स्ट्रॉन्ग होगा, ओवरटोन आपका वीक रहेगा, तो इसकी ओके दिस वन, हाँ, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो विच वुड लीड टू टू बॉन्ड्स, टू बैंड्स, राइट। इसके एग्जांपल आपके पास कार्बोनिल ग्रुप्स के हैं। कार्बोनिल ग्रुप शोज टू पीक्स इन कार्बोनिल ग्रुप रीजन मोस्ट ऑफ द केसेस में, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि फंडामेंटल वाइब्रेशन CO ग्रुप की तो है ही वहाँ पे, बट साथ ही में ओवरटोन भी है किसका, CH2 ग्रुप का, CH2 इस ग्रुप का जो आपका बैंडिंग वो बैंड है उसका ओवरटोन भी उसी रीजन में आता है। तो दैट्स वाई CO ग्रुप की आपको दो पीक मिलेगी, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर इंटेंसिटी की, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन रूल्स। देखिए इतने सारे बैंड हमने देख लिए कि अब इन बैंड्स में या पीक्स में कुछ ना कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होना ही चाहिए, राइट। सभी के सभी एक्टिव तो हो नहीं सकते, राइट। और उसका रीज़न क्या है, देखिए व्हाट आर द सिलेक्शन रूल फॉर अ बैंड और बोन टू बी इंफ्रारेड एक्टिव। क्या क्या है वो देख लेते हैं। द वाइब्रेशन विच आर सेंट्रोसिमेट्रिक। सेंट्रोसिमेट्रिक का मतलब है जिसमें सेंटर ऑफ सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होने वाला, बिल्कुल सेंटर में रहेगा, राइट। विच आर सेंट्रोसिमेट्रिक दैट इज सिमेट्रिकल अराउंड अबाउट द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, दे आर एक्टिव इन रमन। यानी कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्रिक रहेगी रमन में तो एक्टिव रहेगी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बट इनएक्टिव इन IR। वाई, बिकॉज यदि सेंटर आपका शिफ्ट नहीं होता सो देयर इज नो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, और जब डाइपोल मूवमेंट में चेंज नहीं तो IR में इनएक्टिव रहेगा। तो एक सिंपल सा रूल ये कहता है जो चीज़ IR एक्टिव है, जो चीज़ IR एक्टिव है वो रमन इनएक्टिव रहेगी। यानी कि एक बात सही ये लगा लीजिए, IR और रमन का 36 का आंकड़ा यानी कि जो बैंड्स जो पीक्स रमन में एक्टिव है वो इंफ्रारेड में इनएक्टिव रहेगी, जो इंफ्रारेड में एक्टिव है वो रमन में इनएक्टिव रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्शन रूल क्या कहता है, दे ऑल दोज वाइब्रेशंस विच पोजेस द सेंटर ऑफ सिमेट्री they would be inactive in IR, while those which are not centrosymmetric they must be active in the IR spectroscopy। हमें तो IR से मतलब है इसमें, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए CO2 के केस में कितने फंडामेंटल वाइब्रेशन निकले थे, 4। दीज आर प्रपोज्ड 4, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये वाला जो बैंड है ना, ये बैंड सेंट्रोसिमेट्रिक है, ठीक है, जिसकी वजह से दिस इज IR इनएक्टिव, वाइल रेस्ट ऑफ द बैंड्स दे आर IR एक्टिव। सो ओवरऑल आपको 3 बैंड मिलेंगे एक्सपेरिमेंटली, जबकि थ्योरेटिकली मिलने कितने चाहिए थे, 4, राइट। तो एज पर सिलेक्शन रूल 3 बैंड्स पीक्स विल बी देयर फॉर CO2, ठीक है। तो ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं,
ठीक है। सो देर आर 3 फैक्टर्स, वाइब्रेशनल कपलिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, और तीनों का रिजल्टेंट ही आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने वाला है। राइट, क्या होते हैं ये 1 बाय 1 वो समझ लीजिए। देखिए वाइब्रेशनल कपलिंग को इस बात से समझ सकते हैं, सपोज कीजिए आपके पास एक ये हुक है और इस हुक से एक तो ये रस्सी, एक ये रस्सी, आप यहाँ भी वाइब्रेशन करते हैं और यहाँ भी वाइब्रेशन करेंगे, ठीक है। तो दोनों की वजह से दोनों का असर मैकेनिकल इम्पैक्ट एक दूसरे पर रहेगा फ्रीक्वेंसी पे, जिसकी वजह से 2 पीक्स मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, सपोज कीजिए यहाँ H है, यहाँ भी H है, तो देखा जाए बॉन्ड तो एक ही है, CH बॉन्ड, सो एक पीक मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे आपको कितनी मिलेगी, 2 पीक्स, ठीक है। सो दैट इज द कपलिंग, वाइब्रेशनल कपलिंग, राइट। सो ओके, दिस एग्जांपल ये रहे, ये देखिए, और सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों ही पॉसिबल है। यहाँ पे CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड है सारे, सो देयर शुड बी 1 पीक, बट 2 peaks are observed, and the reason for these 2 peaks are vibrational coupling, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये देखिए अमीनो ग्रुप में भी आपके पास सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों ही हैं, ठीक है, और 2 फ्रीक्वेंसी मिल रही हैं, 2 पीक्स। ऐसे ही एनहाइड्राइड में भी 2 पीक्स आते हैं, नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट का ग्रुप है, सभी में 2। तो ध्यान रहे, मैंने कहा था आपको एक तो फर्मी रेजोनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, और एक आपका वाइब्रेशनल कपलिंग, ठीक है। दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, दैट इंक्रीजेज द डिस्टेंस। ये जैसे कि OH बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट वुड बी इंक्रीज, बढ़ जाता है, और जब बॉन्ड बढ़ा हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया तो वीक हुआ, तो K की वैल्यू घट गई, और K की वैल्यू घटी तो वेव नंबर पे क्या असर होएगा, वेव नंबर भी डिक्रीज होएगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू डाउनवर्ड शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंड, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर फ्यू जनरलाइजेशंस अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। पहला, जितना स्ट्रोंगर H बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, उतनी ही ज़्यादा डाउनवर्ड शिफ्ट रहेगी, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपके पास HF है और HO है, या नाइट्रोजन लगा लीजिए, तो इनमें से स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, दिस वन, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड यू द ब्रॉडर बैंड, ब्रॉड बैंड होगा, while in the case of intramolecular the sharp band will be there. Next, the intensity of hydrogen bonding absorption band are concentration dependent, यानी कि यदि प्योर concentration है, in that scenario intensity would be very high, जैसे जैसे dilute करेंगे intensity घटेगी। So that is the impact of intermolecular, right? intermolecular के केस में, while in case of intramolecular जो विद इन द मॉलिक्यूल है, उसका कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं होने वाला, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डाउनवर्ड शिफ्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रैदर देन इंट्रा, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे यहाँ देखिए, फ्री OH ग्रुप किस रेंज में आता है, 3600 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स, but in case of intermolecular hydrogen bonding this broad band was found to be in the range of 3200 से 3400, तो डिक्रीज हो गया ना, राइट। so that is the impact of hydrogen bonding. Third factor, that is the electronic effects. आपने सुने होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स and electron withdrawing groups. These are the two types of group. Now there are two effects of electronic effects. One is the inductive, one is the resonance. तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे CO ग्रुप है, राइट,
दोनों हाइड्रोजन है, कोई इशू नहीं। अब एक हाइड्रोजन की जगह आपने ये क्या लगाया है, मिथाइल ग्रुप, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपनी डेंसिटी डोनेट करेगा किसको, डेंसिटी डोनेट करेगा इसको, CO ग्रुप को, राइट। तो CO वाले कार्बन पे यदि डेंसिटी आ रही है तो ये किसको डोनेट करेगा, ऑक्सीजन को। सो बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीज, राइट, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO ग्रुप विल बी इंक्रीज। सो K की वैल्यू हो जाएगी कम, राइट। अब फोर्स कांस्टेंट यदि आपका डिक्रीज हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो बैंड पहले 1740 पे आ रहा था 25 पे और फिर 1715 पे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का उल्टा केस रहेगा, राइट। रेजोनेंस इफेक्ट्स की बात करें, द कंजुगेशन लोवर्स द फोर्स कांस्टेंट, वाई। देखिए यहाँ पे समझिए, सपोज कीजिए आप CO बैंड की बात कर रहे हैं, CO बैंड में अभी तो डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 का। नाउ ड्यू टू कंजुगेशन दिस बॉन्ड ऑर्डर हैज़ बीन डिक्रीज टू 1.5, राइट, 1.5 रह गया। सो बॉन्ड ऑर्डर कम होने से क्या हुआ, बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई, राइट। और बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ने से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ, लोअर की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो यह देख सकते हैं 1725 पे किसकी थी, CO ग्रुप की, बट ड्यू टू कंजुगेशन दिस इज नाउ हैज़ बीन शिफ्टेड टू द 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। Similar is the case with these one, right. So these were the factors affecting the vibrations, right. Next आपके पास आता है concept that is the measurement और recording of IR। IR को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल डायग्राम। आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स रहेगा, दीज आर द मिरर्स, राइट। तो पहले आपने मिरर से 2 मिरर रखे हैं, दिस इज द सैंपल, आउट सैंपल, राइट, और दिस इज द रेफरेंस। तो यहाँ से पीक गई तो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, कुछ ने यहाँ एब्जॉर्ब किया होगा। तो दोनों पीक्स यहाँ ही, यहाँ से यहाँ, यहाँ एम्पलीफायर ने उसको एम्पलीफाई कर दिया सिग्नल को, और यहाँ से आपको रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड होके आउटपुट मिल गया। सो दैट इज द मेथड। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए आपके पास अब तक हम एब्जॉर्बेंस की बात कर रहे थे, एब्जॉर्बेंस क्या है, आपका पॉजिटिव है, ठीक है। कैसे कि आपके पास लेट सपोज 0% एब्जॉर्बेंस आई, 50 आई, राइट, और 100। तो एब्जॉर्बेंस ग्राफ शुड बी दिस वन, राइट, ऐसे होना चाहिए। बट यहाँ पे मैक्सिमम केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं ट्रांसमिटेंस। ये क्या कंसेप्ट है, दैट इज़ द इनवर्स। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास 100% इंटेंसिटी है, उसमें से 20% आपकी एब्जॉर्ब कर ली है, किसने, मॉलिक्यूल ने, एब्जॉर्बेंस हुई। तो ट्रांसमिटेंस कितना होगा, 100 माइनस 20 बचा हुआ, तो दैट मीन्स कितना रहेगा, 80%। ओके, सो दैट इज द रीज़न व्हाई डाउनवर्ड ग्राफ आर प्लॉटेड इन दिस केस, ठीक है। डाउनवर्ड ग्राफ प्लॉट होते हैं, और ये किसका है, ये ट्रांसमिटेंस है। सो एग्जांपल के तौर पे, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इथेनॉल बैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इथेनॉल में क्या मॉलिक्यूल होता है, CH3 CH2OH, राइट। तो OH बैंड भी है, OH स्ट्रेच कहाँ आ रही है, ठीक है। सिमिलरली CH, दिस बॉन्ड CH, उसके बाद आपका C सिंगल बॉन्ड O, ये स्ट्रेचिंग भी अवेलेबल है। तो दिखता था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब इसके लिए सैम्पलिंग के लिए हम क्या करते हैं वो भी समझ लीजिए, कैसे सैंपल लिया जाता है कि सॉलिड्स जो सैंपल होगा दैट वुड बी डिजोल्व्ड इन दीज सॉल्वेंट्स, राइट, या फिर नूजोल आता है, दैट इज़ द लिपिड पैराफिन। दोनों किसी में भी सोल्यूबल किया जा सकता है, और उसके बाद उनको KBr की पैलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय अप्लाइंग द प्रेशर, राइट। और फिर उसको हम एनालाइज करते हैं अपने सैंपल को, ठीक है। तो
नेक्स्ट बात करते हैं द पार्ट्स ऑफ आईआर स्पेक्ट्रो। ये देखिए आईआर जो स्पेक्ट्रम था, ये सारा का सारा एनालाइज करने का नहीं होता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ द फंक्शनल ग्रुप, वन इज़ द फिंगरप्रिंट रीजन। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप रीजन है, फिंगरप्रिंट रीजन है। जो फिंगरप्रिंट रीजन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको आप इस तरीके से लगा लीजिए कि 900 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तक, राइट, 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। ये देखिए लगभग सपोज यहाँ तक दिस इज द फिंगरप्रिंट रीजन and this is the functional group region. And why we are saying functional group region? Because most of the functional groups will be providing you the peak in this region, right? So that is the reason. So IR spectra 1400 से 4000 तक का functional group, because almost all the functional group absorbed in this region. And fingerprint region जहाँ पे आपके bending vibrations हो या कोई और vibration हो वो सब आती है। And why we are saying fingerprint? Because no two compounds, कोई भी दो कंपाउंड का ये वाला जो रीजन है इंटेंसिटी वाइज भी और पोजीशन वाइज भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। जैसे हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट है, ऑन द सिमिलर वे बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं होगी किसी भी दो मॉलिक्यूल, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग इट फिंगरप्रिंट रीजन। So there are few limitations. IR spectra cannot be used to distinguish enantiomers. Enantiomers क्या होते हैं? इनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, जस्ट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। सो enantiomer को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश स्ट्रेट चेन एल्केन फ्रॉम दैट कंटेनिंग दिस वन, राइट। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास एक 30 कार्बन एटम का है और एक 29 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द बैंड्स आर सिमिलर, राइट। तो उसके लिए हमें मास स्पेक्ट्रा की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी वीडियो आपकी यहाँ तक थी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप, कि कहाँ कहाँ पीक्स आती है और कैसे उसको एनालाइज करना है इस आईआर स्पेक्ट्रा को। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। बाकी टेक केयर बच्चों, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, पढ़ते रहें। अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।